Good morning everyone. Today I have started Design Act 2000. आज अपन डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये जो डिजाइन है इसकी क्या अहमियत है। हम कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसकी कोई न कोई अहमियता तो है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि एक व्यक्ति किसी डिज़ाइन को तैयार करता है और उसकी डिज़ाइन को अगर कोई चोरी करता है तो वो थेफ्ट कहलाता है, चोरी कहलाता है। तो उनको रोकने के लिए इस डिज़ाइन एक्ट का इस्तेमाल किया गया और 2000 में डिज़ाइन एक्ट अपने देश में लाया। उसको अपन डिज़ाइन एक्ट 2000। अब बात आती है डिज़ाइन होता क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ डिज़ाइन। इसको डिज़ाइन एक्ट 2000 में धारा 2(2)(c) में बताया गया कि डिज़ाइन होता क्या। डिज़ाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइन्स or colors applied to any article whether in 2-dimensional or 3-dimensional or in both forms by any industry and any industrial process or means whether manual, mechanical or clinical, separate और combined. It's a mean of design. डिजाइन का अर्थ केवल आकार, विन्यास, पैटर्न, आभूषण या किसी भी वस्तु पर लागू होने वाली रेखाओं या रंगों की संरचना, चाहे 2 आयामी या 3 आयामी या दोनों रूप में किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से, चाहे वह मैनुअल हो, मैकेनिकल हो या रासायनिक हो, पृथक या संयुक्त रूप से इसमें शामिल। ये डिजाइन की परिभाषा सेक्शन 2 में बताई। अगर देखा जाए तो इन सब को मिला के एक छोटा सा बिंदु अगर देखें हम डिजाइन किसे कहते हैं तो निकल के सामने आता है कि डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स अप्लाइड टू एनी आर्टिकल। इट्स मीन्स ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिजाइन। डिजाइन का अर्थ केवल आकार, विन्यास, पैटर्न, आभूषण या किसी भी वस्तु पर लागू होने वाली रेखाओं या रंगों की संरचना की विशेषता है। ये तो हो गई डिजाइन की परिभाषा। अब बात आती है इसके फीचर्स की। व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ डिजाइन एक्ट 2000। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन एंड इट्स साइलेंट फीचर ऑफ डिजाइन एक्ट 2000 एक्सप्लेन। एक ये पूरा क्वेश्चन बनता है और इसमें डेफिनेशन डिजाइन की और उसके साइलेंट फीचर्स जो बताए गए हैं उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना पड़ता है। तो बात आती है डिजाइन एक्ट के साइलेंट जो फीचर्स हैं उसकी। द डिजाइन एक्ट 2000 which came into effect from May 11, 2001, replacing the earlier Design Act 1911. The salient feature of
the new design law are enumerated by this act. डिजाइन अधिनियम 2000 की मुख्य जो विशेषताएं हैं उसमें डिजाइन अधिनियम जो पहले के डिजाइन अधिनियम 1911 की जगह 11 मई 2001 से लागू हुआ। नए डिजाइन कानून की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस एक्ट में बताई गई हैं। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 1911 में जो डिजाइन एक्ट बना था वो चलते चलते 2000 में डिजाइन एक्ट बनाया गया और वह लागू कब हुआ? 11 मई 2001 को ये डिजाइन एक्ट लागू हुआ। तो उसमें कई साइलेंट फीचर्स जो है उसके मुख्य विशेषताएं जो है वो निकल के सामने आई। जिस प्रकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन जानते हैं, उसके बाद में अपन उसके कॉन्स्टिट्यूशन को थोरोली सारा देखते हैं। तो इसी प्रकार से डिजाइन एक्ट के भी साइलेंट फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसकी पहली विशेषता है ए प्रोविजन क्लेमिंग पार्टी फ्रॉम ए डिजाइन एप्लीकेशन फिल्ड इन एनी कन्वेंशन कंट्री has been introduced. India is a member of World Trade Organization WTO, Paris Convention, and has also signed Patent Cooperation Treaty. As a result, members to these conventions can claim priority rights. अर्थात किसी भी कन्वेंशन देश में दायर एक डिजाइन आवेदन से प्राथमिकता का दावा करने वाला प्रावधान पेश किया गया। भारत विश्व व्यापार संगठन पेरिस सम्मेलन का सदस्य है और उसने पेटेंट सहयोग संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन सम्मेलनों के सदस्य प्राथमिकता के अधिकार का दावा कर सकते हैं। ये पहला साइलेंट फीचर है, ये प्रमुख इसकी विशेषता है। नंबर 2, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन Locarno classification has been adopted, wherein classification is based on article, the subject matter of design. Under the previous law, a design was classified on the basis of the material of which the article was made. लोकार्नो वर्गीकरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को इसमें अपनाया गया है। यह भी एक मुख्य विशेषता है जिसमें वर्गीकरण डिजाइन की विषय वस्तुओं पर आधारित है। पहले जो कानून था 1911 उसके तहत एक डिजाइन को सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जिससे लेख बनाया गया। थर्ड फीचर इसका है अंडर न्यू लॉ a design registration can now be obtained for new or original feature of shape, configuration pattern, ornamentation or composition of lines or colors as applied to an article, whether in 2 or 3 dimension or both.
नए कानून के तहत आकृति, विन्यास, पैटर्न, अलंकरण या रेखाओं या रंगों की संरचना की गई है या मूल विशेषताओं के लिए एक डिजाइन पंजीकरण अब प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह 2 या 3 आयामों में से या दोनों में से हो। चौथा इसका फीचर्स अगर देखें तो फोर्थ फीचर, चौथी इसकी विशेषता है ए कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट नोवेल्टी has been introduced whereby a novelty would now be judged based on prior publication of an article not only in India but also in other countries. Under the previous law, the position was ambiguous. पूर्ण नवीनता की एक अवधारणा पेश की गई है जिसके तहत अब एक नवीनता को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी एक लेख के पूर्व प्रकाशन के आधार पर आंका जाएगा। उस पिछले कानूनों के तहत स्पष्ट स्थिति जो थी वो स्पष्ट नहीं थी, वो अस्पष्ट थी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट कर दी गई। नेक्स्ट जो फिफ्थ इसका फीचर है उसके अंदर ए डिजाइन रजिस्ट्रेशन हैज बीन ब्रॉट विद इन द डोमेन ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड राइट फ्रॉम द डेट इट इज फिजिकली प्लेस्ड ऑन द रजिस्टर। Any member of public can take inspection of the record and obtain a certified copy of the entry. In the previous act, there was a 2-year confidential period post-registration which prohibited taking inspection certified copy of any entry in the record. एक डिजाइन पंजीकरण को सार्वजनिक रिकॉर्ड के अधिकार क्षेत्र में उसी तारीख से लाया गया है जिस तारीख से इसे रजिस्टर में भौतिक रूप से रखा गया। जनता का कोई भी सदस्य अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है और प्रविष्टि की प्रमाणित जो प्रति है वो प्राप्त कर सकता है। पिछले अधिनियमों में 2 साल की गोपनीय अवधि थी। पंजीकरण के बाद जिसने अभिलेखों में किसी भी प्रविष्टि का निरीक्षण या प्रमाणित प्रति लेने पर रोक लगा दी थी और वह अब नए एक्ट 2000 में नहीं। नेक्स्ट इसका फीचर है ए डिजाइन रेगुलेशन ना a design registration. A design registration would be valid for 10 years from a date of registration, which is also date of application. Renewable for a further period of 5 years. Under the previous law, the validation period was 5 years, which was extendable of 2 term of 5 years each. ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अर्थात एक डिजाइन पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होगा, पंजीकरण की तारीख से जो आवेदन की तारीख भी है, और 5 साल की अवधि के लिए नवीनीकरणीय होगा। पिछले कानून को देखा जाए तो सत्यापन अवधि 5 वर्ष थी और जो प्रत्येक 5 वर्ष की 2 शर्तों के लिए बढ़ाई जा सकती थी। नेक्स्ट फीचर इज 7. A design registration can be restored
within a year from its last date of expiry. Under the previous law, no provision relating to registration upon expiration of the design registration was provided. एक डिजाइन पंजीकरण समाप्ति की अंतिम तिथि से 1 वर्ष के भीतर बहाल किया जा सकता है या बहाल किया जा सकेगा। पिछले कानून के तहत डिजाइन पंजीकरण की समाप्ति पर बहाली से संबंधित कोई प्रावधान प्रदान नहीं किया गया। Next feature is cancellation of a design registration under the new law is possible only before the controller and there are a couple of additional grounds which have been recognized. The subject matter of design not registrable under the Act, and the subject matter does not qualify as a design under the Act. Under the previous Act 1911, the cancellation was provided for before the controller within 12 months from registration on limited ground in the High Court within 12 months or thereafter. नए कानून के तहत एक डिजाइन पंजीकरण को रद्द करना केवल नियंत्रण के समक्ष संभव है और कुछ अतिरिक्त आधार है जिन्हें मान्यता दी गई है, जिसमें डिजाइन की विषय वस्तु अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, विषय वस्तु अधिनियम के तहत डिजाइन के रूप में योग्य नहीं है, पिछले अधिनियम के तहत सीमित आधार पर पंजीकरण 12 महीने के भीतर नियंत्रक के समक्ष और 12 महीने के भीतर या उसके बाद उच्च न्यायालय में रद्द करने का प्रावधान किया गया था। Next feature is under the new act, a district court has been given power to transfer a case to the High Court, having jurisdiction in the event the defendant challenges the validity of design registration. नए अधिनियम के तहत प्रतिवादी द्वारा डिजाइन पंजीकरण की वैधता को चुनौती देने की स्थिति में एक जिला न्यायालय को एक मामले को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई। And last feature is as regards assignment of design registration under the new law, it has been made mandatory to have the same registered with the authorities within 6 months from the date of execution or within an extended time period of 6 months. नए कानून के तहत डिजाइन पंजीकरण के असाइनमेंट के संबंध में इसे निष्पादन की तारीख से 6 महीने के भीतर या 6 महीने की विस्तारित समय अवधि के भीतर अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया। तो ये तो थे डिजाइन की डेफिनेशन और डिजाइन के एसेंशियल पार्ट ऑफ फीचर्स, यानी कि डिजाइन की विशेषताएं और डिजाइन की डेफिनेशन, ये हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद आता है कि डिजाइन एक्ट
2000 के तहत पंजीकरण और उल्लंघन की प्रक्रिया क्या है? उसमें काफी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे लोकार्णों का वर्गीकरण जो हमने विशेषताओं में देखा था। 2000 डिजाइन एक्ट 2000 के डिजाइन अधिनियम के ऑब्जेक्ट्स क्या है, उद्देश्य क्या है, डिजाइन जो है वास्तव में ये सब है क्या, इस डिजाइन एक्ट में शामिल क्या होना चाहिए, इसमें क्या शामिल नहीं होना चाहिए, और डिजाइन अधिनियम 2000 की विशेषताएं जो है वो उसके बारे में अपन ने अभी विस्तार से चर्चा करी ली। डिजाइन के पंजीकरण के लिए पूर्व में अपेक्षाएं की थी, पूर्वापेक्षाएं क्या थी, या ऐसी वस्तुएं जिन्हें डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत डिजाइन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं। औद्योगिक जो डिजाइन है उसका उल्लंघन होता है तो क्या होता है, पंजीकृत डिजाइन है तो उनकी चोरी होती है तो उसका क्या दंड दिया जाता है, डिजाइन के पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर क्या है, वो क्या है, डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकरण के लिए कौन कौन पात्र हैं, और कॉपीराइट के साथ डिजाइन का इंटरफेस क्या है, दोनों में क्या इंटरेक्ट है, इंटरफेस क्या है, डिजाइन एक्ट और कॉपीराइट एक्ट उनका साथ में क्या तालमेल है, और डिजाइन अधिनियम 2000 से संबंधित इसके ऐतिहासिक जो निर्णय है वो, ये सारी चीजें इस डिजाइन एक्ट में हम पढ़ेंगे। तो एक एक 1 बाय 1 इसमें अपन चलेंगे और इसके बारे में सारा वर्णन करेंगे। देखा जाए तो डिजाइन एक्ट के अंदर डिजाइन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई गई है कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, डिजाइन सेम नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी कंपनी या और भी कंपनी है उसको जो भी डिजाइन में डिजाइन तैयार करते हैं, क्या दूसरी कंपनी ने या और किसी ने उस डिजाइन को सेम कॉपी किया है या चोरी किया है। इस चोरी की रोकथाम के लिए डिजाइन एक्ट को बनाया गया है, और डिजाइन एक्ट और कॉपीराइट एक्ट में आपस में एक इंटरफेस किया गया है कि वास्तव में क्या तालमेल। कमर्शियल सक्सेस ऑफ एन इंडस्ट्री एंड इट्स प्रोडक्ट highly depends on how it grabs the attention of the customer. The Design Act 2000 provides for the registration, application and protection of such a design in the form of intellectual property. Any intellectual property to be registered follows as a first to file, first to get system where the inventor should register through an application as earlier as he has invented it. In Indian history of design backs a century when the Patent and Design Act 1872 was passed by the British government to the last repealed act as Design Act 2000. When India became a member of WTO World Trade Organization in the year 1995, this law was enacted in compliance with the trade-related aspects of intellectual property rights, having its enforcement on 11th May 2001.
किसी उद्योग और उसके उत्पादों की व्यावसायिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह ग्राहक का ध्यान कैसे आकर्षित करता है। डिजाइन अधिनियम 2000 बौद्धिक संपदा के रूप में ऐसे डिजाइन के पंजीकरण, आवेदन और संरक्षण का प्रावधान करता है। पंजीकृत होने वाली कोई भी बौद्धिक संपदा प्राप्त करने के लिए पहले प्रणाली का पालन करती है, जहां आविष्कारक को एक आवेदन के माध्यम से पंजीकरण करना चाहिए, जैसा कि उसने पहले ही आविष्कार किया था। भारत में डिजाइनों का इतिहास एक सदी पहले का है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1872 पारित किया गया। जब भारतवर्ष 1995 में डिजाइन अधिनियम के रूप में अंतिम निरस्त अधिनियम के रूप में पारित हुआ था, जब भारतवर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। यह कानून अधिनियमित किया गया था। 11 मई 2001 को लागू होने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के अनुपालन। अब अपन बात करते हैं लोकार्नो क्लासिफिकेशन, लोकार्नो का वर्गीकरण। डिजाइन के बारे में लोकार्नो ने क्या क्लासिफिकेशन बताया, क्या वर्गीकरण बताया? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकार्नो थ्योरी? कई बार क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द लोकार्नो क्लासिफिकेशन। द लोकार्नो क्लासिफिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड by the World Intellectual Property Organization, WIPO, World Intellectual Property Organization, through a multilateral treaty. The Locarno classification is administered by the World Intellectual Property Organization, WIPO, through a multilateral treaty. The classification consists of a list of 32 classes and 219 subclasses, with the explanatory notes into which any design can be incorporated. This list includes around 6,797 indication of different types of products. Before India has adopted the Locarno classification, it classified products for industrial design on the basis of material which has been used to make the product. Only after the enactment of the new law, the design was classified on the basis of the subject matter, the design. लोकार्नो वर्गीकरण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से प्रकाशित किया गया। इस वर्गीकरण में व्याख्यात्मक नोटों के साथ 32 वर्गों और 219 उपवर्गों की एक सूची है।
जिसमें किसी भी डिजाइन को शामिल किया जा सकता है। इस सूची में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लगभग 6,797 संकेत शामिल हैं। भारत के लोकार्णव वर्गीकरण को अपनाने से पहले औद्योगिक डिजाइन के लिए उत्पादों को उस सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जिसका उपयोग उत्पाद बनाने के लिए किया गया। नए कानून के लागू होने के बाद ही डिजाइन को विषय वस्तु डिजाइन के आधार पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत किया गया। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन एक्ट 2000 के डिजाइन अधिनियम के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। The predominant objective of Design Act 2000 is to consolidate the earlier laws which were not in compliance with the international design jurisprudence, and other main objective is for the protection of novel and innovative original design from getting copied, resulting in the loss for the proprietor, and also for ensuring that the creator or the originator of the design is not deprived of his rights and reward for creating it. This industrial design also helps the property holder to increase the attention of the customer, thereby increasing the commercial value of the product for expansion of market. The important objective of Design Act 2000 is also to prevent the exploitation of designs by big hands who adopt anti-competitive ways to complete it right. Design Act 2000 डिजाइन अधिनियम 2000 का मुख्य उद्देश्य पहले के कानून को मजबूत करना है और जो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन न्यायशास्त्र के अनुपालन में नहीं थे, और अन्य मुख्य उद्देश्य उपन्यास और नवीन मूल डिजाइनों की नकल होने से सुरक्षा के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप मालिक को नुकसान होता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि डिजाइन के निर्माता या प्रवर्तक अपने अधिकारों और इसे बनाने के लिए पुरस्कार से वंचित नहीं है। यह औद्योगिक डिजाइन संपत्ति धारक को ग्राहकों का ध्यान बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बाजार के विस्तार के लिए उत्पाद के वाणिज्यिक मूल्य में वृद्धि होती है।
डिजाइन अधिनियम 2000 का महत्वपूर्ण उद्देश्य बड़े हाथों द्वारा डिजाइनों के शोषण को रोकना है, जो अपने प्रतिद्वंदी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीके अपनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो यही है कि जो बड़े उद्यमी हैं वो छोटे उद्यमियों को दबाते हैं, और उन बड़े उद्यमियों द्वारा जो डिजाइन तैयार किया जाता है वो छोटे उद्यमियों को दबाने के लिए प्रेशराइज थे। लेकिन 2000 के एक्ट में बड़े उद्यमी जो है उनकी डिजाइन जो है उन पर डिजाइनों का जो शोषण जो निम्न उद्यमियों पर किया जा रहा है उसको रोकने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस एक्ट में है। बात आती है वास्तव में डिजाइन है, ये है क्या, वास्तव में ये सब है क्या। कई बार दिमाग में ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट। डिजाइन इज डिफाइंड एज ओनली द फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस, कलर्स applied to any article whether in 2-dimensional or 3-dimensional or in both forms by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye, but does not include any mode or principle of construction or any which is in substance as a mere mechanical device. डिजाइन को केवल आकृति, विन्यास, पैटर्न, आभूषण या रेखाओं या रंगों की संरचना की विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया गया, चाहे वह 2 आयामी या 3 आयामी या दोनों रूपों में किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया या माध्यम से, चाहे मैनुअल हो, चाहे मैकेनिकल हो या रासायनिक हो, अलग अलग या संयुक्त हो, जो तैयार लेख में अपील करता है और पूरी तरह से आंख से आंका जाता है, लेकिन इसमें निर्माण का कोई तरीका या सिद्धांत या ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं है जो मूल रूप से एक यांत्रिक उपकरण है। अब बात आती है इसमें क्या शामिल नहीं होगा। इसमें क्या चीज है जो शामिल नहीं होगी? व्हाट विल इट नॉट इंक्लूड? डिजाइन डज नॉट इंक्लूड एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन और एनीथिंग विच इज इन सब्सटेंस एंड मेयर mechanical device as they are protected by patent depend upon its novelty, obviousness and industrial applicability. Design also does not include the trademark as defined in clause 5 of subsection 1 under section 2 of the Trademarks Merchandise Marks Act 1958 or property mark as defined in section 479 of Indian Penal Code 1860 or any artistic work as defined in clause C of section 2 of the Copyright Act 1957. The word article is defined under section 2A. Reads as articles means any article of manufacture
and any substance artificial or partly artificial and partly natural and includes any part of an article capable of being made and sold separately. डिजाइन में निर्माण का कोई भी तरीका या सिद्धांत या कुछ भी शामिल नहीं है जो कि केवल एक यांत्रिक उपकरण है, जो कि केवल एक यांत्रिक उपकरण है, क्योंकि वे इसकी नवीनता, स्पष्टता और औद्योगिक प्रयोज्यता के आधार पर पेटेंट द्वारा पहले से ही संरक्षित है। डिजाइन में ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज मार्क्स अधिनियम 1958 की धारा 2 के तहत उपधारा 1 के खंड 5 में परिभाषित ट्रेडमार्क या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 479 में परिभाषित संपत्ति चिन्ह या खंड सी में परिभाषित कोई कलात्मक कार्य शामिल नहीं है। कॉपीराइट एक्ट 1956 7 की धारा 2 में भी ये बताया। लेख शब्द को धारा 2A के तहत परिभाषित किया गया है। लेख के रूप में पढ़ा जाता है जिसका अर्थ है निर्माण का कोई भी लेख और कोई भी पदार्थ कृत्रिम या आंशिक रूप से कृत्रिम और आर्थिक रूप से प्राकृतिक और इसमें लेख का कोई भी हिस्सा अलग से बनाया और बेचा जा सकता है। तो ये जो आज हमने देखा है डिजाइन एक्ट में, वो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे और चलेंगे और शायद कल डिजाइन एक्ट को कंप्लीट भी करेंगे, है ना। ओके।